युद्ध अब घर आ गया है और सिर्फ रूसी समाज ही सड़ नहीं रहा है, पुतिन खुद भी सचमुच सड़ रहे हैं। इस हफ्ते सार्वजनिक बैठक में पुतिन ने गलती से अपना असली हाथ दिखा दिया। मेरा मतलब यह रूपक में नहीं है, मैं सचमुच ऐसा ही कह रहा हूँ। उसने अपने हाथों को सूजा हुआ, दर्द से भरा और उभरी हुई नसों से ढका हुआ दिखाया। यह गलती दिखाती है कि पुतिन अपने असली हाथ छुपाने के लिए एआई क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। पुतिन किसी गंभीर बीमारी को छुपा रहे हैं। उनकी सनक अब रूसी शासन को तानाशाही की ओर धकेल रही है। रूसी लोगों के बीच सच फैलने से रोकने के लिए यह एक हताश कोशिश है। पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग जैसे बड़े शहरों में इंटरनेट पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे लगभग 6 मिलियन रूसी लोगों का संपर्क कट गया है। यह तबाही व्यक्तिगत है। जब उनका शरीर उनका साथ नहीं दे रहा है, पुतिन यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि शी जिनपिंग के साथ अपनी जिंदगी कैसे लंबी की जाए। हर आदमी को याद रखना चाहिए कि फादर टाइम को कोई नहीं हरा सकता। यह दिखने वाली व्यक्तिगत गिरावट अब तक का सबसे बड़ा संकेत है कि उनका साम्राज्य किनारे पर है और वह बुरी तरह से उससे चिपके हुए हैं। बस इस क्लिप को देखिए जहां चीनी मीडिया गलती से शी जिनपिंग पुतिन की बातचीत रिकॉर्ड कर लेती है। यहाँ वे चर्चा कर रहे हैं कि दूसरों के अंग लेकर उम्र कैसे बढ़ा सकते हैं। असल में यह इतना बड़ा मुद्दा बन गया कि चीनी मीडिया ने अगले ही दिन उस क्लिप को हटाने की कोशिश की। जैसा कहते हैं, एक बार जिन्न बोतल से निकल जाए तो उसे लौटाना मुश्किल है। बायोटेक्नोलॉजी में विकास के साथ मानव अंगों का प्रत्यारोपण संभव है। जितना लंबा आप जिएंगे उतने ही जवान होते जाएंगे और आप अमरता भी प्राप्त कर सकते हैं। इस सदी में शायद कुछ लोग मानते हैं कि इस सदी में इंसान 150 साल जी सकते हैं। यह समस्या कई कारणों से है। हम नहीं चाहेंगे कि तानाशाह 150 साल जिए। इस क्लिप में अच्छी खबर भी हो सकती है। शायद पुतिन अब अंत के करीब हैं, इसलिए वह समाधान या देरी की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जब से यह युद्ध शुरू हुआ है, पुतिन अपने हाथों को लेकर बहुत, और मेरा मतलब है बहुत, गुप्त रहे हैं। इसका एक उदाहरण लीजिए। यह मार्च 2022 की बात है, ठीक एक महीने बाद जब आक्रमण शुरू हुआ था और उन्होंने अपने रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु के साथ एक बैठक की थी। इस बैठक में वह पूरे समय मेज के किनारे को पकड़े हुए थे और यह कोई दिखावटी बैठक नहीं थी। इससे कई लोगों को लगा कि कहीं उन्हें पार्किंसन या ऐसी कोई बीमारी तो नहीं है, क्योंकि हमने उन्हें कई बार बेकाबू होकर कांपते हुए देखा है। सच कहूं तो मुझे लगता है कि यह थोड़ा अजीब है कि वह पूरी मीटिंग के दौरान मेज को पकड़े हुए हैं, लेकिन मेरे लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर क्रेमलिन ने इस पूरी स्थिति को और भी खराब कर दिया। पिछले साल ही उन्होंने पुतिन का एक वीडियो घोषणा जारी किया था और यह लगभग 10 मिनट लंबी घोषणा थी। पुतिन दुनिया को धमका रहे हैं कि उनके पास ओरेस्निक नामक नई मिसाइल है जिससे वह किसी को भी नष्ट कर सकते हैं। लेकिन इस पूरी घोषणा के दौरान उनके हाथों पर ध्यान दें, क्योंकि वे संदिग्ध रूप से बिल्कुल स्थिर हैं। लगता है जैसे उन्होंने इसे कंप्यूटर जनित इमेजरी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बदल दिया हो। उनका पूरा शरीर हिल रहा है, लेकिन लगता है हाथ जैसे नकली हैं। इसी वजह से कई लोगों ने कहा कि ये तो साफ दिख रहा था। जब पुतिन ने अपना हाथ दिखाया तो हर कोई बहस करने लगा कि उनके साथ कुछ गड़बड़ है या नहीं। तो अब क्रेमलिन उनके असली हाथ दिखा ही नहीं रहा है। वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके उसे हटा रहे हैं। मुझे लगता है कि आखिरकार उन्होंने गड़बड़ कर ही दी, क्योंकि इसी हफ्ते की शुरुआत में पुतिन की एक रूसी स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठक हुई थी। मुझे नहीं पता वो कौन थी, लेकिन वे वेपिंग के बारे में बात कर रहे थे और रूस में यह कितना बड़ा मुद्दा बन गया है, इस पर चर्चा कर रहे थे। लोगों ने बैठक के विषय पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि पुतिन के हाथों पर ध्यान दिया। अब यही हाथ है जिसे पुतिन छुपाते या मेज पकड़ने में इस्तेमाल करते रहे हैं। अब वह सूजा, दर्दनाक और नसों से भरा लग रहा है। मीडिया यही बता रही है। बहुत सारे लोग कयास लगा रहे हैं कि शायद उन्हें कैंसर, पार्किंसन या कुछ ऐसा ही कोई रोग है। व्यक्तिगत रूप से मुझे वह व्याख्या पसंद आई जो अंतोन गेरोशेंको ने दी थी। पुतिन का हाथ कोहनी तक खून में सना हुआ है, क्योंकि वह यूक्रेन में जो हत्याएं करवा रहे हैं उसकी वजह से, और यही वजह है कि उनका शरीर बिखरता जा रहा है। या फिर यह युद्ध का तनाव हो सकता है जो उन्हें मार रहा है, क्योंकि युद्ध सच में उनके घर तक आ गया है। उनका 3 दिन का विशेष सैन्य अभियान अब 3 दिनों से कहीं ज्यादा लंबा हो गया है, और अब तो रूसियों को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। मंगलवार सुबह की इस घोषणा को देखिए। पहले रूसी क्षेत्र ने आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि वह साल के अंत तक इंटरनेट बंद कर रहा है। अब
यह पहली आधिकारिक घोषणा है, लेकिन हम रूस में इन मुद्दों को काफी समय से कवर कर रहे हैं। रूसी इंटरनेट कम से कम कहें तो अविश्वसनीय रहा है। यह पुतिन का तरीका है ताकि रूसियों को युद्ध की सच्चाई न पता चले। और यही वजह है कि उन्होंने टेलीग्राम पर बैन लगाया है, व्हाट्सएप पर बैन लगाया है, और वह यह भी कोशिश कर रहे हैं कि लोग कौन सी वेबसाइट देख सकते हैं और कौन सी नहीं देख सकते। यहाँ एक दिलचस्प तथ्य है कि रूसियों को यह कितना कम पता है कि युद्ध में कितने लोग मरते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक जेड प्रचारक ने पोक्रोव्स्क की लड़ाई के हताहतों का जिक्र किया। रूस अब पूरी ताकत से पोक्रोव्स्क पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, जैसे उसने बाखमुत के साथ किया था। अगर आपको याद हो, उसने कहा कि दोनों तरफ नुकसान लगभग बराबर थे और तब करीब 40-50 हजार लोग मारे गए थे। ये आंकड़े उन्हीं के हैं। ये दो छोटे शहर हैं जहां युद्ध से पहले करीब 60 हजार लोग रहते थे। 60 हजार लोग एक बस्ती जैसे होते हैं। इन दो छोटे शहरों के लिए रूस ने 8 से 10 हजार सैनिक मार दिए हैं। मैं दोहराता हूं, रूस ने मारा, यूक्रेन नहीं। इस आपदा की गंभीरता समझाने के लिए, क्योंकि कुछ लोग पूछ सकते हैं 10,000 लोग कितने होते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में रूस ने इन दो छोटे शहरों के लिए जितने लोग खोए, उतने जर्मनी ने नॉर्वे, फ्रांस और पोलैंड पर कब्जे में नहीं खोए थे। क्यों? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। किस लिए? क्या हासिल करना है? अब लगता है कि उन्होंने इन प्रतिबंधों को तकनीकी मुद्दा बताने का दिखावा भी छोड़ दिया है। अब रूसी अधिकारी खुलेआम सामने आकर कह रहे हैं कि देखो, ये इंटरनेट बंदी वाली बात है। ये कोई अस्थायी चीज नहीं है। ये स्थायी है जब तक युद्ध खत्म न हो जाए। यह आधिकारिक घोषणा पूरे रूस के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ यूलुस्क क्षेत्र के लिए है। मुझे नहीं पता कि मैंने सही कहा या नहीं, लेकिन ऐसी समस्याएं पूरे देश सेंट पीटर्सबर्ग जैसे बड़े शहरों में भी दिख रही हैं। पुतिन के गृहनगर में, जिसकी आबादी लगभग 60 लाख है, वहां मोबाइल इंटरनेट लगभग पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। निवासी बता रहे हैं कि वेबसाइट, मैसेंजर, बैंक, डिलीवरी और टैक्सी ऐप्स उपलब्ध नहीं हैं। वे केवल सरकारी सेवाओं और सरकारी वेबसाइट्स तक ही पहुंच सकते हैं। मैं सोचता हूं पुतिन चाहते हैं रूसियों को वही दिखे जो वे मंजूर करें। शायद ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि रूस में सब कुछ बैन हो रहा है, और यहाँ तक कि रूसी मीडिया भी इस पर सवाल उठा रही है। वे सब सवाल कर रहे हैं, क्या सब कुछ प्रतिबंधित है? इस रिपोर्ट को सुनिए। मुझे याद है कुछ महीने पहले मॉस्कोव्स्की कॉमसोमोल्स्क में लेख छपे थे जो रूसी समाज में स्टालिन की पुनर्वास प्रक्रिया की आलोचना कर रहे थे, और आज नीज़ाविस्म गजेता में यह संपादकीय है जिसमें घोषणा की गई है। ऐसी स्थिति में जहां लगभग सब कुछ प्रतिबंधित है, कम से कम कुछ तो अनुमति दी जानी चाहिए। यह मॉस्को के हालिया पुस्तक मेले के बारे में है। शुरू होने से पहले ही प्रो क्रेमलिन ब्लॉगर्स ने प्रतिभागियों की सूची की आलोचना की। टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पर यूरोल लाइव ने इस पुस्तक मेले को हाल के समय में सबसे बड़े एंटी रूसी कलाकारों के जमावड़े के रूप में खारिज कर दिया था। प्रमुख युद्ध विरोधी हस्तियां एक साथ आएंगी। इसके बाद इन कवियों और लेखकों में से कुछ को आमंत्रण वापस ले लिया गया। उनकी त्योहार में भागीदारी रद्द हुई। नीज़ाविस्म गजेता के अनुसार वहां पुस्तक मेला था। ये एक अच्छी और जरूरी चीज है। हाँ, वहां कई कवियों और लेखकों के प्रदर्शन की योजना बनाई गई थी, लेकिन इन्हें रद्द कर दिया गया, और वह भी बिल्कुल आखिरी समय में। अच्छा, इसमें अच्छा क्या है? संपादकीय ने कहा कि इन सांस्कृतिक हस्तियों ने रूस नहीं छोड़ा। अगर कोई नागरिक देश नहीं छोड़ता है तो वह कम से कम एक देशभक्त है, और ज्यादा से ज्यादा एक प्रबल देशभक्त है। और अगर उसके किसी से या किसी चीज के बारे में कुछ सवाल हैं तो यह भी सामान्य है। स्वस्थ आलोचना देश और जनता की मदद करती है। अगर इससे किसी को व्यक्तिगत ठेस पहुंचती है तो देखना चाहिए किसे पहुंची है। लेखक ऐसा प्रतीत होता है कि ये सांस्कृतिक हस्तियां इसलिए रद्द कर दी गईं क्योंकि उन्होंने अधिकारियों के समर्थन में बोलने के बजाय चुप्पी साधी थी। अब आप लोग मुझे बताइए, क्या ये ऐसा लगता है? क्या रूस युद्ध जीत रहा है? क्योंकि अगर यही जीतना है तो मैं सोच भी नहीं सकता कि हारना कैसा होगा। अगर जानना है युद्ध रूस के लिए कैसा चल रहा है तो देखें रूसी प्रचारक पश्चिमी सोशल मीडिया पर क्या फैला रहे हैं। यह एक हालिया क्लिप है जो टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर वायरल हो रही है। वीडियो में आपकी स्क्रीन पर घूमते अजीब लोगों को देखें, क्योंकि रूसी प्रचारक दावा कर रहे हैं कि यह वीडियो यूक्रेनी सैनिकों के मोर्चे पर आत्मसमर्पण करने का असली वीडियो है। दुख है कि मुझे यह बताना पड़ रहा है।
यह वीडियो एआई है और उस क्लिप पर ओपन एआई जैसी एआई कंपनी का लोगो है जो ऐसे वीडियो बना सकती है। यह बहुत वास्तविक और थोड़ा डरावना है। रूसी लोग लोगों को बेवकूफ़ भी नहीं बना रहे क्योंकि वे लोगो हटवाने के लिए सिर्फ $20 दे सकते थे। लेकिन असली समस्या यह है कि इस तरह की सामग्री को दूसरे प्लेटफार्मों पर अच्छी खासी व्यूज मिल रही हैं, मिलियनों नहीं, लेकिन टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर हजारों व्यूज मिल रहे हैं और कई लोग इस पर विश्वास करते हैं। असल में हमारे पास ट्विटर पर एक नकली पत्रकार हैं जो या तो इतने बेवकूफ़ हैं कि इस ट्वीट पर बहुत साफ दिख रहे लोगों को देख नहीं सकते, या फिर उन्हें रूस द्वारा प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। खैर, अब वे कह रहे हैं कि यह एक असली वीडियो है, इसीलिए लोगों को यूक्रेन का समर्थन बंद करना चाहिए। जबकि असलियत में रूस के अंदर खुद रूसी लोग सवाल कर रहे हैं कि पुतिन सैकड़ों हजारों रूसी बच्चों को मरने के लिए क्यों भेज रहे हैं, सिर्फ किसी छोटे से शहर पर कब्जा करने के लिए जिसकी रूसियों को वाकई में कोई परवाह नहीं है। असलियत में मोर्चे पर आत्मसमर्पण करने वाले यूक्रेनियन नहीं हैं, बल्कि रूसी सेना है, क्योंकि वे बिना प्रशिक्षण और तैयारी के इस लड़ाई में उतारे गए हैं। इसलिए उनका अक्सर सबसे अच्छा विकल्प यूक्रेनियनों के सामने आत्मसमर्पण करना होता है। बस 5 दिन पहले की प्रोक्रॉफ्ट के मोर्चे से इस क्लिप को देखिए। अभी आज ही या पिछली रात शायद 5 या 6 नवंबर को उन्होंने 8 रूसी सैनिकों से आत्मसमर्पण करवाया। तो यहाँ भी एक बेहतरीन उदाहरण है कि आप उस आत्मसमर्पण की प्रक्रिया को कैसे काम में लेना चाहेंगे। इन रूसी सैनिकों को मालूम है कि आत्मसमर्पण करने पर उन्हें मारा या बलात्कार नहीं किया जाएगा। उन्हें प्रक्रिया के बाद जेल भेजा जाएगा जहां उन्हें 3 समय खाना मिलेगा। यूक्रेनियन जानते हैं कि अगर वे रूसियों के हाथ लग गए तो उनकी हत्या कर दी जाएगी। तो यही है जो यूक्रेनियन को और मजबूती से लड़ने के लिए मजबूर करता है। और आप हमेशा इसके सही होने के अलावा अपने कैदियों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं। सबसे अच्छा है कि ये लोग आत्मसमर्पण कर दें। यह क्लिप बैटलफील्ड ब्रेकडाउन का एक छोटा हिस्सा है जो हम हर हफ्ते करते हैं। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आपको ये सारी क्लिप्स YouTube पर फ्रंट लाइन से नहीं दिखा सकते क्योंकि YouTube इन्हें विज्ञापनदाता के अनुकूल नहीं मानता। ये उनकी गाइडलाइन के खिलाफ था। इसलिए हमने बेसिक्स इनसाइडर प्लेटफॉर्म बनाया। वहाँ कोई पाबंदी नहीं है, इसलिए हम आपको यूक्रेन और दुनिया भर की बिना सेंसर कवरेज दे सकते हैं। इसके अलावा हमें किसी भी ऐसी चीज को सेंसर नहीं करना पड़ता जो किसी विज्ञापनदाता को पसंद न आए, क्योंकि हम वेबसाइट पर कोई विज्ञापन नहीं चलाते। हम वेबसाइट को आप लोगों के समर्थन से चलाते हैं। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो हर हफ्ते बैटलफील्ड ब्रेकडाउन्स देखना चाहते हैं और हमारे द्वारा पहले से अपलोड किए गए ढेर सारे अन्य कंटेंट में भी रुचि रखते हैं, आपको जरूर हमारे वेबसाइट पर जाकर देखना चाहिए। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें। आप सीधे basicsinsider.com पर भी जा सकते हैं। ज्वाइन करने पर आप हर हफ्ते पूरा एपिसोड देख सकेंगे और चैनल ऑफ कवरेज को सपोर्ट करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा नाम सैम है और मैं आप लोगों से अगले वीडियो में मिलूंगा।